डियर स्टूडेंट, स्किल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सर साइकोलॉजी का एक लेक्चर आप ले लीजिए, तो मैं उन सब लोगों की डिमांड पर एक साइकोलॉजी का लेक्चर लेने आया हूं, जो आपके टेट, सी टेट और सुपर टेट सब में काम आएगा। क्योंकि मैं भी टेट सी टेट क्वालिफाई हूं, तो आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आपको उसको ईजिली समझ जाएंगे, आपको उसको समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज मैं लिखूंगा नहीं, ये डेमो क्लास है और आपके दिमाग की पावर भी चेक कर लेंगे कि आपको कितना सुन के याद कर पा रहे हैं, कितना सुन के नहीं याद कर पा रहे हैं। तो आज जो डिमांड थी सबकी, उस डिमांड पर हम लोग मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे। साइकोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो कहीं से भी घुमाए, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट बोले तो संप्रत्यय होता है, इसको भी हम समझा देंगे कंसेप्ट की परिभाषा क्या होती है, क्यों कंसेप्ट इतना यूज होता है। ठीक है, तो आज मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे आप उसको सुनते रहिए, अगर सुने ना तो आप उसको कॉपी में नोट्स बना लेंगे, तो बहुत ज़्यादा ये आपका हेल्प करेगा। क्योंकि टेट सी टेट में खुद क्वालिफाई हूँ और वहाँ से 2-3 इस पर क्वेश्चन पूछे भी गए थे। ठीक है, तो जब मनोविश्लेषणवाद की सिद्धांत की बात करते हैं, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि सर मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो आप लिख लेंगे कॉपी में, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। और ये भी क्वेश्चन हो जाता है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ऑस्ट्रिया वियना के रहने वाले थे और ये पागलों के डॉक्टर थे। पागलों के डॉक्टर थे, तो इन्होंने इनके पास पागल आया, तो इन्होंने बुलाया पगले इधर आ। तो पागल बोला हम पागल नहीं है भैया, मेरा दिमाग खराब है। तब सिगमंड फ्राइड ने सोचा कि ये बंदा तो पागल है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ तो ऐसा है जहां से ये बोला है, ये शब्द इसने बोले हैं कि हम पागल नहीं भैया, मेरा दिमाग खराब है। तब जाके सिगमंड फ्राइड ने मन का अध्ययन किया। साइकोलॉजी में मन को मस्तिष्क कहते हैं। मन का अध्ययन किया, वहां से एक बात निकाला जिसे मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद, और यही उनका मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहलाया। सिद्धांत का मतलब ये होता है, सिद्धांत कब हो जाता है। देखो, जब कोई बार बार प्रयोग किया जाता है, उसका रिजल्ट सेम आए, तब उसको हम सिद्धांत कह सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, सिद्धांत उसको क्यों कहा जा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत उसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। अब उस किसी भी वस्तु में क्या है, आप अगर बॉल फेंकेंगे वो भी नीचे आएगी, किसी लड़की को फेंक देंगे वो भी नीचे आएगी, वॉलीबॉल फेंक देंगे वो भी नीचे आएगी, फुटबॉल फेंक देंगे वो भी नीचे आएगी। तब जब सेम ही चीज होना है तो वो सिद्धांत हो गया। इसीलिए मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। और मन को साइकोलॉजी में मस्तिष्क कहते हैं। साइकोलॉजी अमेरिका की अलग है, भारत की अलग है। ठीक है, अमेरिका की विलियम जेम्स की मानते हैं, उसके जनक कहे जाते हैं, और जो यहाँ के हैं उसको अरस्तु के मानते हैं। अरस्तु जो मनोविश्लेषणवाद का जो पढ़ाएंगे उनकी अवधारणाएं तब बता देंगे, लेकिन अभी मनोविश्लेषणवाद पर आते हैं। तब इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए। पहला मन बताया इन्होंने अचेतन मन, दूसरा मन बताया अर्धचेतन, तीसरा मन बताया चेतन मन। ठीक है, अब इन तीनों मन का इन्होंने क्या किया, बर्फ के शिलाखंड से तुलना कर दी। बर्फ के शिलाखंड की भी आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, वो फिजिक्स में बताऊंगा, जब साइंस आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। बर्फ की खास बात यह होती है कि बर्फ का बहुत बड़ा शिलाखंड है, अगर उसको पानी में, अगर बहुत बड़ा है तो अगर समुद्र में डाल दिया जाए, तब उसका 10% हिस्सा ऊपर रहता है और 90% हिस्सा नीचे रहता है। नीचे रहने का मतलब छिपा होता है। इसीलिए उन्होंने कहा जो अर्धचेतन मन, अचेतन मन है, उसको उन्होंने बता दिया ये 90% होता है। अचेतन मन 90% होता है, और जो चेतन मन होता है वो बीच का होता है, वो अर्धचेतन मन बीच का होता है, और चेतन मन क्या होता है, वो 10% होता है। तब आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा मन मेरे पास कौन सा है, अचेतन मन। वो छिपा हुआ है 90% है, और जन्मजात भी होता है और सबके पास भी है। इसीलिए जो अचेतन मन होता है, तो फ्राइड ने कहा कि इस अचेतन मन में हमारी जितनी अतृप्त इच्छाएं हैं, जो तृप्त होना चाहती हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, जो भी बुरे ख्याल हैं, बुरी आदतें हैं, जो भी बुरा है, वो सब हमारे अचेतन मन में है। अचेतन मन में है। अचेतन मन उन्होंने बताया ये अचेतन मन होता है, ये हमेशा आनंद के नियम पर चलता है। मतलब अब आप समझ जाना, जहां जहां आपको आनंद लगे
तब समझ जाना कि वो आपका अचेतन मन काम कर रहा है, क्योंकि वो छिपा हुआ है 90%, वो किसी को दिखेगा नहीं। लेकिन जो अर्ध चेतन मन होता है, वो अर्ध चेतन मन जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस, अचेतन मन को कहते हैं अनकॉन्शियस, चेतन को कहते हैं सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस के नीचे होता है चेतन मन, वो होता है आपका 10%। 10% होता है, वो चलता है आपके नैतिकता के नियम पर। नैतिकता के नियम पर वो आपको समझाता रहेगा कि चोरी करना पाप है, डकैती करना पाप है, ये ना करो। लेकिन एक अभी बचा जो बीच वाला हमने बताया आपको, अर्ध चेतन मन। अर्ध चेतन मन इन बीच को कंपेयर करके रखता है, क्योंकि अचेतन मन से कोई भी बुराई अगर नीचे आएगी तब उसको अर्ध चेतन मन रोक लेगा, चल पीछे भाग जा, पीछे भाग जा। अगर वो चेतन में आ गया तब वो समाज में दिखाई देता है। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन जो होता है नैतिकता पर, और जो अर्ध चेतन मन होता है वो वास्तविकता के नियम पर चलता है। उसको ना तुमसे मतलब ना तुमसे मतलब, वो वास्तविकता के नियम पर चलता है। अगर तुम गलत हो तो पीछे जाओ, सही हो तो आ जाओ। समझ रहे? अब इसको जरा एग्जाम्पल से समझो। जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो यही तो करती है, वो अपने अचेतन मन को हावी कर लेती है। मतलब अचेतन मन कहेगा हमको एरोप्लेन दिला दो, एरोप्लेन दिला दो। जेब में 5 रुपए नहीं है, लेकिन कहेगा क्या? एरोप्लेन दिला दो। तब अचेतन मन, वो उसका काम ही होता है अचेतन मन का, वो सिर्फ आनंद के नियम पर चलता है। उसको आनंद आए, दुनिया भाड़ में जाए। अचेतन मन कहा हमको एरोप्लेन दिला दो, या कहेगा हमको बहुत बढ़िया बाइक दिला दो। तब अचेतन मन क्या कहेगा? अरे चुप जाओ। जैसे कोई सुंदर लड़की दिख जाए, ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। कोई सुंदर लड़की मिल जाए तब अचेतन मन उसमें सारी इच्छाएं भंडार गिरे, 90% होता है, 90% होता है। और कोई सुंदर लड़की आपको दिख गई तो तुरंत अचेतन मन कहेगा, आनंद के नियम पर चलता है, उठा ले इसको, उठा ले, बहुत सुंदर लड़की जा रही है, उठा ले इसको। लेकिन फिर अर्ध चेतन मन समझाएगा, रुक जा, अगर उसका भाई खड़ा हुआ तो उनको तोड़ देगा, पटक देगा, उठा के मारेगा, सब निकल जाएगी तुम्हारी हीरोगिरी। ठीक है। लेकिन जब अर्ध चेतन मन ने उसको कंट्रोल कर दिया, फिर आ गया आपका चेतन मन। चेतन मन क्या कहता है? चेतन मन कहता है कि रुक जाओ, वो समझाएगा, 376 लग जाएगी तुम्हारे ऊपर, ऐसा करके समझा देगा। 376 वो उसको डरा देगा, नैतिकता के नियम पर चलता है, उसको दबा के रखता है। तो समझ गए ये 3 मन किस तरीके से होते हैं। अब इसको व्यक्तित्व के प्रकार में भी सिगमंड फ्रायड ने बताया था। अचेतन मन 90% होता है, वास्तविकता के नियम पर चलता है। इसको मैं किसी दिन लिख के बताऊंगा, तब समझ जाएंगे। ये डेमो क्लास था सिर्फ। अचेतन मन को इड कहते हैं, जिसको अहम कहते हैं। ठीक है, इड यानी इदम कहते हैं। और जो आपका अनकॉन्शियस हो गया, सबकॉन्शियस जो होता है अर्ध चेतन मन, उसको ईगो कहते हैं। वो वास्तविकता के नियम पर चलता है। जिसका ईगो अच्छा होगा वो बहुत कम गलतियां करेगा। ठीक है। उसके नीचे आता है चेतन मन। चेतन मन होता है, उसको कहते हैं सुपर ईगो। ठीक है। वो किस पर चलता है? नैतिकता के नियम पर। ईगो चलता है वास्तविकता के नियम पर। इड चलता है, इड किस पे चलता है? वो आनंद के नियम पर चलता है। ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि इस तरीके से आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए थे, और सारी समस्याएं मन से भी होती हैं। साइकोलॉजी चैप्टर बहुत अच्छा होता है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप अच्छे बुरे खराब सबका पता कर लेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा ये चैप्टर होता है, क्योंकि साइकोलॉजी होती है, क्योंकि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो भी इसी का यूज करते हैं। साइकाइट्रिस्ट वगैरह जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। और आपका अचेतन मन जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अचेतन मन में क्या चल रहा है। गर्मी बहुत है, पंखा बंद कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है साइड से। तो अचेतन मन में ही सारी बुराइयां भरी होती हैं। तो अगर ये अचेतन मन आप पर हावी हो जाए तो आप जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि अचेतन मन आपका हावी हो गया है। ईगो कमजोर हो जाता है, ईगो इसको रोक के रखता है अचेतन मन को, रुके रहो, मत आओ। अगर ये चेतन में आ गया तब वो दिखाई दे देता है। अर्ध चेतन में तो छुपा है, अभी अंदर अंदर चल रहा है, वो दिखाई नहीं देता है। बर्फ के शिलाखंड की जो उदाहरण दिया मैंने, 90% तो छिपा है, वो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जो टाइटेनिक जहाज था वो उससे टकरा गया था 1911 में, डूब गया था, क्योंकि वो 90% बर्फ का टुकड़ा नीचे था, वो दिखाई नहीं था। और जो शिप थी वो घुस गई उसमें, टूट गई, फूट गई, गलती हो गई। तो अचेतन मन अगर हावी हुआ तो गलती होगी। ठीक। तो ये बहुत जरूरी है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो अभी और थोड़ा समझ लेते हैं
तो कभी कभी आप व्यवहारिक एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं। कभी कभी नहीं कहते कि मेरा मन कह रहा है स्कूल जाएं, मन कह रहा है स्कूल ना जाएं, या चले जाएं ना जाएं। तो ये सब क्या होते हैं, यही आपके मन कहते हैं। मन, याद रखना, मन को साइकोलॉजी में मस्तिष्क कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप अगर जान लेंगे तब बहुत अच्छा रहेगा। तो साइकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे खराब सबकी पहचान हो जाएगी। यह मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, खुद कल ही साइकाइट्रिस्ट से मिला हूँ तो उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें सही होती हैं। समझ रहे आप? तो अब इतनी पढ़ाई करो जब तक आपको 2 4 6 लोग पागल ना कहने लगे, तब तक पढ़ाई करते रहो। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, पढ़ोगे आपको मन ही नहीं लगेगा, लेकिन आप पढ़ते जाएंगे, जो फिर आप एक दिन क्या होगा, आप अगर सुन भी लेंगे कोई चीज़, वो आपको याद हो जाएगी। में एलोपैथिक डॉक्टर जो होते हैं वो इसी साइकोलॉजी से ही इलाज करते हैं सबका। वो अपनी रूब्रिक लगाते हैं। अब वो अपनी एलोपैथिक रूब्रिक लगाते हैं तो वो उसके अचेतन मन को जान लेते हैं। अब उसमें क्या करना है तो वो सब बता देते हैं। वो सब जो होम्योपैथिक वाले होते हैं, एलोपैथिक वाले नहीं, होम्योपैथिक वाले, वो सब ऐसे ही इलाज करते हैं अपनी रूब्रिक से। वो लोग मानते हैं कि अगर आपको पैसे की ज़्यादा डिमांड है तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, या कोई आपका अपना बहुत करीबी छोड़ के चला जाए, तो वो लोग मानते हैं कि हमारे दिमाग में जो होती है टेरिटरी होती है, दिमाग में एक टेरिटरी होती है, तो टेरिटरी वो नष्ट हो जाती है। तब वो आपको लगता है कि कोई अपना छोड़ के चला गया, तो कोई डिसऑर्डर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनको साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाता है। तो मैं खुद उन लोगों से मिलके पूछा है, वो कह रहे हैं कि सही है जो उसमें लिखा है। कभी कभी ये हो जाता है, जैसे हम मैथ पढ़ते हैं, उनका यूज कहाँ है तो पता ही नहीं चलता यूज कहाँ है, तब पूछना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे उसको पूछ के देखो कि हाँ ऐसा होता है, वास्तविकता में नहीं होता है, सच होता है, लिखा होता है। क्योंकि साइकोलॉजी ही कहती है कि शिक्षा क्या है। मैं आपको आज बता देता हूँ शिक्षा क्या है। साइकोलॉजी कहती है शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम आता है इसमें। अधिगम क्या है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अगर व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है तो आपने पढ़ाई क्या की? कोई पढ़ाई नहीं की। ठीक है, जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आप पढ़ना, जिसको छोटा बड़ा पढ़ना आता है वो तो अखबार दे तो पढ़ता चले जाएगा, पूरे दिन पढ़ता चला जाएगा। क्या वो डीएम थोड़ी ना बन जाएगा? डीएम तो तब बनेगा ना जब आपने पढ़ा और आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, तब कहा अधिगम है। वैसे आपने अधिगम नहीं किया। अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। कोई भी चीज़ आपने पढ़ी वो इम्पैक्ट डालती है आप पर, उसका आपको आपके व्यवहार में वो चीज़ दिखनी चाहिए। आप अगर मैथ पढ़ते हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आपके व्यवहार में वो दिखना चाहिए कि आप मैथ के स्टूडेंट हैं। आपने साइंस पढ़ी तो आपके व्यवहार में दिखना चाहिए कि साइंस है। आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो आपके व्यवहार में वो दिखे कि हाँ भाई हमने केमिस्ट्री पढ़ी। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे व्यवहार में अगर परिवर्तन आ रहा है तब तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे पैसा खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे? बुरा लगेगा कुछ लोगों को। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद टेट सीटेड साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, टेट सीटेड क्वालिफाई हूँ। सीटेड मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। टेट को अच्छे से पढ़ा, अगर उसको व्यवहार में आपने उतार लिया तो सीटेड तो खुद ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाएगा। मेरे पास किताब नहीं थी, सीटेड हो गया। समझ रहे हैं? तो हर किताब आप पर इम्पैक्ट डालती है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं की। समझ रहे हैं ना? तो ये बातें बुरी भी लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, यही सच्चाई है। ये सच हमें भी नहीं लगता कि ऐसा होता होगा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मैंने बात की, कल साइकाइट्रिस्ट से बात की, तब कहा सही है बेटा, आप सही सोच रहे हैं, ऐसा ही होता है। तब ये साथी मैं विद प्रूव्ड बता रहा हूँ। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे, कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो, अभी तो मैंने मनोविश्लेषणवाद बताया, कोई भी मनोवैज्ञानिक हो, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। साइकोलॉजी बहुत ही ईजिली बता दूंगा। मैथ में कोई भी दिक्कत हो, मैथ भी आपको बता दूंगा। फिजिक्स में कोई दिक्कत हो, फिजिक्स बता दूंगा। केमिस्ट्री में कोई दिक्कत हो, केमिस्ट्री बता दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी में दिक्कत हो, ज्योग्राफी बता दूंगा। इंडियन में, वर्ल्ड में, सारे सब्जेक्ट में पढ़ा लेता हूँ और सारे सब्जेक्ट आपको बता दूंगा। और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आएगा। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी भाषा में समझा दूँ। जरूरी नहीं अंग्रेज बना दूँ, आपको व्यवहारिक तरीके से बता दूँ, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा होती है।
तो मैं जब व्यवहारिक तरीके से आपको बताऊंगा तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और आप इजीली उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, आज इतना ही रखते हैं। तो चेतन अचेतन अर्धचेतन आप समझ गए होंगे क्या होता है। चेतन मन, अब कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन का होता है कि चेतन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट हमें सुन रहे हैं तो ये आपका चेतन मन है। ठीक है, और अचेतन मन छुपा हुआ होता है। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपका जहन निकल के जा रहा है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आप चेतन में नहीं है, अर्धचेतन मन में है। उसको आपका ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा, समझ गए। तो कैसे पढ़ना है, क्या सोचना है, क्या ट्रिक बतानी है। मैथ समझ में नहीं आती, मैथ ऐसे पढ़ा दूंगा आपको कभी कठिन लगेगी ही नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मैथ वाला स्टूडेंट पढ़ता है, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, अगर गहन अध्ययन से पढ़ा है तब, ऊपर से साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तब मैं आपको बता दूंगा। मैथ पढ़ाऊंगा तो साइकोलॉजी यूज करूंगा उसमें, तो यहाँ पे क्या सोचना है ये सवाल लगेगा, वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो आपको इतना इंटरेस्ट बना दूंगा तो दिक्कत ही नहीं होगी। आप रात भर मैथ पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, आप बोर ही नहीं होंगे। हाँ, बशर्ते ये है कि बहुत ज़्यादा हर किसी इंसान पर ध्यान न देना कि ये फला इंसान क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। अपने काम से मतलब रखो, सुनो सबकी, करो मन की। ठीक है, क्योंकि लोग आजकल कोई किसी की नहीं होता है। आपके पास पड़ोस, चच्चा, बाबा, भाई बहन सब आपसे जलने लगेंगे अगर आपकी तरक्की हुई। ठीक है, तो कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, सब टांग खींचेंगे, आपका लड़का ऐसा है, आपका लड़का ऐसा है। लेकिन आप, ये साइकोलॉजी ही कहती है कि व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। कुछ लोग होते हैं अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट जो होते हैं, फ्राइड के ही चेला था यूंग, उन्होंने बताया। तो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनका व्यक्तित्व उनकी पर्सनालिटी होती है इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। वो अपने अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता है, अपने धुन में रहते हैं, सोचते रहते हैं, इस तरीके से होते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। उस टाइप के लोग जो होते हैं साइंटिस्ट बनते हैं, या जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं वो साइंस पढ़ के जाते हैं, वो साइंटिस्ट या कोई और भी लोग बनते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। एम्बीवर्ट होते हैं और एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग क्या होते हैं, वो सबसे बोलते हैं, उनको कोई मिल जाए वो शुरू। ठीक है, कोई मिल जाए शुरू। तो ऐसे लोग राजनेता या वकील लोग वो आते हैं एक्सट्रोवर्ट में। अब वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इनका मैच हो जाए, बनेगी नहीं, कभी नहीं बनेगी। क्योंकि अगर बनेगी तब नहीं, अगर या तो दोनों ने गहन अध्ययन किया और तब बन जाएगी, वैसा नहीं बनेगी। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की नहीं बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एम्बीवर्ट वाले जो होते हैं, एम्बीवर्ट वाले बीच वाले यानी उभयमुखी, जैसे उभयचर मेढक होता है, उभयचर वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, उभयचर कहते हैं। इसीलिए उभयमुखी यानी एम्बीवर्ट, तो वो इधर के भी होते हैं, उधर के भी होते हैं। तो ये बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, कैसे सोचना है, मज़ा में आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लोगों पर ध्यान मत देना, लोग आपको पागल कहेंगे। ठीक है, लोग अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो पागल कहेंगे, अगर आज फैलसूफी करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, चश्मा लगाएंगे, मांग खींचेंगे, तो ये सब बेकार की बातें होती, कुछ नहीं होने वाला है। अभी आपने अगर इतना सब कुछ कर लिया, करीब 20-25 साल में अगर आप इस तरीके से सब पढ़ेंगे तो आप बाकी अब आगे वाली जो एज है वो बहुत अच्छे से गुजरेगी। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो जो किशोरावस्था से जो एज शुरू होती है 15-20 तक बहुत अय्यासी करते हैं, खूब खेलेंगे, बाइक चलाएंगे, चश्मा लगाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब उसमें क्या होता है, माँ बाप उनके समझते हैं हमारा लड़का यही बहुत होशियार है, हमारा लड़का यही तो सब कुछ करे ले रहा है, हमारा लड़का खेल भी लेता है, बाइक भी चला लेगा, हर जगह चला जाता है। तो ये सोच बेकार होती है। धीरे धीरे ये सोच बदल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, साइकोलॉजी तजुर्बा बहुत दे देती है। फिर क्या होगा, फिर समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। अब कुछ टैलेंट तो अब टैलेंट तो होगा नहीं उनके पास, तो करेंगे क्या। तब उसके बाद क्या होता है, तब परेशान हो जाएंगे सब, अरे वो सही कह रहा था, उसका लड़का तो सही कह रहा था, भाई ऐसी बात है ऐसी बात है। तब मैं अभी कह रहा हूँ, जो आपका अभी का टाइम है 20-25 साल तक, अगर आप इंटर में हैं, किशोरावस्था में, किशोरावस्था रोज ने कहा, रोज साइकोलॉजिस्ट हैं, रोज कहते हैं कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था होती है। हमारी नसों में तूफान उठता है। अब इस तूफान में आप अगर कोई बुराई जोड़ दो तब आप बुरे बन जाओगे, शराब जोड़ दो
तो शराबी बन जाओगे। अगर पढ़ाई जोड़ दी तो फिर पढ़ाई वाले बन जाओगे। अब आपको सिर्फ पढ़ाई समझ में आएगी और कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ होती नहीं है, आगे उसकी लॉस और कॉन्स को सबको, प्रॉफिट और लॉस को सब समझते हुए सारी चीज़ें किया करो, ठीक है। तो किशोरावस्था में गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो इतनी पढ़ाई करना जब तक आपको 4-6 लोग पागल ना कह दें तब तक पढ़ो, ठीक है। पागल इसलिए कहते हैं कि जलने लगते हैं, कोई किसी की नहीं होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, अगर समझ में आ रहा है, कुछ भी एक भी बात समझ में आई हो तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बन के आएगा उसको प्रेस करें, ताकि यूट्यूब आपको नोटिफाई कर देगा जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।